सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा और भारत के प्राचीन इतिहास में आज हम लोग देखने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, जो कि 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। तो गुप्त साम्राज्य, चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कोई अगर शक्तिशाली साम्राज्य हुआ है तो वो था गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जब पतन होता है उसके बाद जो शक्तिशाली साम्राज्य हुआ वो था गुप्त साम्राज्य। बीच में और भी कई साम्राज्य आए लेकिन वो उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कि गुप्त साम्राज्य हुए। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात गुप्त साम्राज्य एक सशक्त साम्राज्य के रूप में उदय हुआ। गुप्त काल में राजनीति की एकता के साथ साथ विज्ञान, कला और सांस्कृतिक साहित्य का भी विकास हुआ। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को, क्योंकि इस साम्राज्य में राजनीतिक एकता के साथ साथ विज्ञान, कला और सांस्कृतिक साहित्य का भी विकास होता है। देखते हैं हम लोग गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उसके बारे में। तो इस वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त जो है इस वंश के संस्थापक हुए। उनके बाद जो श्रीगुप्त हैं उसके बाद घटोत्कच जो है वो गुप्त शासक हुए और इन दोनों ने, श्रीगुप्त ने और घटोत्कच ने, दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के संस्थापक हुए श्रीगुप्त, उसके बाद शासक हुए घटोत्कच और दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। साथ ही गुप्त वंश को या फिर गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय क्या क्या हुआ। 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का गुप्त वंश में शासनकाल था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो घटोत्कच का पुत्र था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। 319 से 320 ईस्वी की बात करें तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने संवत स्टार्ट किया। इनके द्वारा संवत स्टार्ट किया गया जो कि गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सन 319 से 320 ईस्वी के समय यहाँ पर गुप्त संवत स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया था, जिसके कारण इन्हें, मतलब स्वयं को, ये लिच्छवी विद्रोहित कहते थे। तो चंद्रगुप्त ने लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह किया कुमार देवी से और वे स्वयं को लिच्छवी विद्रोहित कहते थे। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आगे देखते हैं हम लोग। वैसे तो देखिए आप, गुप्त वंश की जो स्थापना है श्रीगुप्त ने किया था, परंतु वास्तविक संस्थापक की बात करें, अगर गुप्त वंश की वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। इन्होंने अपने सिक्के पर कुमार देवी का नाम खुदवाया था। जो चंद्रगुप्त प्रथम है उन्होंने अपने सिक्के पर कुमार देवी का नाम खुदवाया था। साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त प्रथम सोने के सिक्के चलवाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो वो जो थे वो चांदी के सिक्के चलवाते हैं।
इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो गुप्त वंश है वो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाते हैं। अगर शुद्ध सोने के सिक्के की बात करें तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के लोग चलाते हैं, और सोने के सिक्के सर्वाधिक चलाने की बात करें तो यहाँ पर गुप्त वंश का नाम आएगा। आगे देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन के अंतिम समय पर समुद्रगुप्त को शासन देकर संन्यास ग्रहण कर लिया। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम समय में संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन के अंतिम समय पर संन्यास ग्रहण कर लिया था और अपना शासन अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त होते हैं, जो कि 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक यहाँ पर राज्य करते हैं। वैसे जो है, गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है और वहीं पर साम्राज्य करते हैं गुप्त वंश के शासक। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और संन्यास ग्रहण कर लिया। समुद्रगुप्त जो थे, देखिए आप यहाँ पे, अशोक के विपरीत हिंसा व अतिक्रमण की नीति में विश्वास रखते थे। सम्राट अशोक जो थे वो पूरी तरह बदल गए थे जब उनका कलिंग का युद्ध होता है उसके बाद से, और वो काफी ज्यादा विनम्र हो गए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। लेकिन समुद्रगुप्त की बात करें तो इसने हिंसा व अतिक्रमण की नीति अपनाई। अतिक्रमण की नीति कहने का मतलब किसी और के साम्राज्य को अपने में मिलाना। वो अपने क्षेत्र का विस्तार करने लग गए और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य को बढ़ाते गए। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को 100 समुद्रों का विजेता कहा जाता है, परम भट्टारक कहा जाता है और कविराज के नाम से भी जाना जाता है समुद्रगुप्त को। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 100 समुद्रों का विजेता किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वे थे हरिसेन। हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। इनकी सैनिक सफलताओं का विवरण जो है इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा है। जो समुद्रगुप्त है उनकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। यह अभिलेख उसी स्थान पर खुदा है जिस पर अशोक का अभिलेख है। तो जहां पर अशोक का अभिलेख मिला है उसी स्थान पर समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा हुआ मिला है। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने कभी भी युद्ध नहीं हारा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समुद्रगुप्त ने कभी युद्ध नहीं हारा। समुद्रगुप्त की विजयों को देखते हुए स्मिथ ने, देखिए स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों कहा जाता है? तो इनके विजय अभियान को, लगातार ये विजय हो रहे थे, इस कारण इसे स्मिथ ने कहा भारत का नेपोलियन। आगे देखते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसने विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर रखा था। देखिए, जो समुद्रगुप्त है उसके पास शक्तिशाली नौसेना थी जिसके माध्यम से विदेशों से भी उसका संबंध काफी अच्छा था। आगे देखते हैं हम लोग।
समुद्रगुप्त ने अपने समय पर अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। और इस यज्ञ में क्या होता है, एक यज्ञ करवाया जाता है, उसके बाद पूजा पाठ के बाद एक अश्व को छोड़ा जाता है किसी विशेष दिशा में, और वो जिस दिशा में जाता है घोड़ा, उस दिशा के क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र है, वो उस राजा के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर कोई उस राजा के अश्व को पकड़ लेता है तो ये माना जाता है कि वो जो राजा है उससे युद्ध करना चाहता है। तो ये यज्ञ करवाया था अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान 3 नीतियां भी चलाई थी। अश्वमेध यज्ञ तो करवाया ही था, साथ ही दक्षिण विजय के अभियान, जो भारत के दक्षिण क्षेत्र में विजय अभियान चलाया था समुद्रगुप्त ने, उसमें 3 नीतियां थी। पहला, ग्रहण, जिसका मतलब था शत्रु पर अधिकार कर लेना। दूसरा, मोक्ष, इसका मतलब है शत्रु को मुक्त कर देना। तीसरा, अनुग्रह, जिसका मतलब था राज्य को लौटाना। तो दक्षिण विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने 3 नीति चलाई थी, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह, और इसी के तहत उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। तो ग्रहण में क्या होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करके उसके पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लेना और शत्रु के सभी चीजों पर अधिकार कर लेना। मोक्ष पे शत्रु पर विजय प्राप्त करके उसे मुक्त कर देना, लेकिन उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना। और तीसरे में क्या होता है, अनुग्रह में किसी भी राज्य को जीतना, लेकिन उसे मित्रता संबंध बनाकर उसे छोड़ देना, मतलब उस राज्य को वापस लौटा देना उस राजा को जिससे वो जीतते थे। तो यहाँ पर दक्षिण अभियान के 3 नीतियां हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की इस नीति को हरिसेन ने ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से पुकारा है। महत्वपूर्ण है यह भी कि हरिसेन ने ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा है इस 3 नीति को। आगे देखते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त जो थे वो वैष्णव धर्म के प्रबल समर्थक थे। वैष्णव धर्म को मानने वाले थे समुद्रगुप्त, वो उसके प्रबल समर्थक थे। समुद्रगुप्त संगीत कला में निपुण थे तथा इन्होंने वीणा वादक तथा गरुड़ चिन्ह युक्त सिक्के चलवाए। तो समुद्रगुप्त संगीत कला में निपुण थे ही, साथ ही इन्होंने वीणा वादक तथा गरुड़ चिन्ह युक्त सिक्के चलवाए थे। देखिए, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे। पहला तो रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो 2 पुत्र थे समुद्रगुप्त के। देखते हैं हम लोग आगे। रामगुप्त जो थे, देखिए, रामगुप्त बड़ा होने के कारण समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन निर्बल और कायर था। ये बहुत ही ज्यादा डरपोक था, निर्बल था रामगुप्त। हालांकि ये समुद्रगुप्त की गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन काफी ज्यादा निर्बल था। रामगुप्त जो है शकों द्वारा पराजित हुआ था। जो शक राजा थे उस समय, उनके द्वारा पराजित हुआ था रामगुप्त, और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शक राजा को भेंट दे दिया। तो शक राजा से पराजित होकर रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी
जिसे ध्रुव देवी भी कहा जाता है, उसे वो शक राजाओं को भेंट में दे देते हैं। संधि करते हैं और संधि करके शक राजा को दे देते हैं भेंट में अपनी पत्नी को। लेकिन जो रामगुप्त है, उनका भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि वीर और स्वाभिमानी था। वीर और स्वाभिमानी व्यक्ति था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने शक राजा को मारकर अपनी भाभी को छुड़वाया और उसके बाद रामगुप्त को मारकर अपनी भाभी से शादी कर ली। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को तो मारा ही, साथ ही अपने भाई रामगुप्त को भी मारा और उन्हें मारकर उन्होंने अपनी भाभी से ही शादी कर ली। तो इसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसका शासनकाल स्टार्ट होता है गुप्त वंश में। तो वो जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो आगे हम लोग इसके बाद से जो आगे रहेगा उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं।